गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष, इसमें पेपर नंबर 10th पेपर का नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। उसका नाम है मीनिंग ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट अर्थात कक्ष वातावरण का अर्थ। प्रत्येक कक्षा की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके गुणों व अवगुणों का अनुभव करता है। इसी प्रकार कक्षा में विद्यार्थी भी कक्षा के वातावरण से प्रभावित होकर कक्षा के गुणों व अवगुणों का अनुभव करते हैं। ब्लूम ने 1968 के अनुसार कक्षा का वातावरण संस्थागत वातावरण उन सभी परिस्थितियों एवं बाह्य शक्तियों का जाल है जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रहती है तथा उस पर निरंतर प्रभाव डालती रहती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं उसे एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। कक्षा के मध्य छात्र तथा अध्यापक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप जो वातावरण उत्पन्न होता है उसे कक्ष का सामाजिक वातावरण कहते हैं। ब्रेनर ने 1927 ने इसे एक सामाजिक वातावरण की संज्ञा दी। मनोवैज्ञानिकों ने कक्षा के सामाजिक वातावरण के महत्व पर अत्यधिक बल दिया। यदि एक अध्यापक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है जो छात्रों में उस अध्यापक के प्रति दुर्भावना तथा तनाव पैदा होता है, परिणाम स्वरूप कक्षा, विद्यालय तथा समाज का वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक विपरीत अध्यापकों का सद्व्यवहार छात्रों को अधिगम हेतु प्रस्तुत करता है तथा समाज के आदर्श वातावरण को बनाने में सहयोग देता है। अब हम लोग जानेंगे इट्स कंपोनेंट्स यानी कि कक्ष वातावरण के घटक। कक्ष वातावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालय के आसपास सिनेमाघर, कारखाने, शराब की दुकानें, घनी बस्तियां, बाजार, ध्वनि प्रदूषित करने वाले, छात्रों को पथ भ्रष्ट करने वाले हानिकारक नहीं होने चाहिए। नंबर 2, छात्रों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 3, कक्षा का भौतिक वातावरण जैसे कि हवादार होना चाहिए, प्रकाश उचित होना चाहिए, शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा फर्नीचर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4, कक्ष की सज्जा होनी चाहिए, जैसे सुभाषित वाक्य लिखे हुए होने चाहिए, प्रेरणादायक महापुरुषों के चित्र लगे हुए होने चाहिए जिससे विद्यार्थी महापुरुषों के चित्रों को देखकर प्रेरणा ले सकें। उद्बोधन एवं नीति श्लोक वाक्य लिखे हुए होने चाहिए जिससे विद्यार्थी उन उद्बोधनों को पढ़कर और नीति श्लोक वाक्यों को पढ़कर अपने अंदर एक नवीन जागृति पैदा कर सके। नंबर 5, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए तथा जो भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं उनका अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए।
छठा पॉइंट है आपका कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए तथा संस्था में उससे संबंधित उपलब्ध साहित्य भी होना चाहिए। सातवां पॉइंट आता है शिक्षण की नवीन पद्धतियों एवं नवीन उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। आठवां पॉइंट है आपका सरकार द्वारा निर्धारित कक्ष की नीतियाँ, जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या सही होनी चाहिए, उनकी उपस्थिति सही होनी चाहिए, अवकाश उचित होने चाहिए जो कि आवश्यक हैं, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए विद्यार्थियों को जिनको ज़रूरत है, और जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं उनको आर्थिक अनुदान भी मिलना चाहिए। 9वां पॉइंट आता है इसी क्रम में छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता, सृजनात्मकता तथा सामाजिक चेतना का विकास होना चाहिए। अंतिम पॉइंट 10वां पॉइंट आता है विद्यालय संगठन प्रबंधन तथा उसकी दार्शनिक विचारधारा होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे रोल ऑफ टीचर, यानी कि कक्ष को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका। कक्ष वातावरण को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए जिनको हम बिंदु के रूप में यानी कि पॉइंट के रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, शिक्षक पाठ की पूर्व तैयारी करके कक्षा में जाए जिससे वो विद्यार्थियों को सही प्रकार से उस विषय को या पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सके। नंबर 2, पाठ को रोचक बनाकर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक अगर पाठ को रोचक बनाकर पढ़ाता है तो उससे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी सक्रिय रहेंगे। नंबर 3 पॉइंट है शिक्षण को नवीन तकनीकी के द्वारा तथा नवीन पद्धतियों के द्वारा एवं नवीन चुनौतियों से जोड़कर रखना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नई जो भी तकनीकी आ रही है, नई नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा आता है कि शिक्षण के साथ साथ छात्रों में मूल्यों का विकास करना चाहिए जिससे विद्यार्थी सामाजिकता का भी उनके अंदर विकास हो। 5वां पॉइंट आता है छात्रों में सामाजिकता की भावना हेतु सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करें। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का दायित्व बनता है कि समाज में जो भी सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं उन समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा भी की जानी चाहिए जिससे बालकों के अंदर सामाजिक समस्याओं पर दूर करने हेतु विचार विमर्श करें और उस पर अमल में लाएं। 6वां पॉइंट हमारा आता है छात्रों में नकारात्मक संवेग न उत्पन्न होने दें बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाएं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें नकारात्मक भावना प्रवेश कर जाती है तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों को समय समय पर उनसे वार्तालाप करें तथा अगर कोई ऐसी बात अगर आ भी गई है तो हमें उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। 7वां पॉइंट आता है छात्रों में आत्मसंतोष, आशावादिता, नेतृत्व तथा नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना का विकास करना चाहिए, साथ ही साथ उनको संस्कार देना चाहिए तथा नैतिक गुणों का विकास भी करना चाहिए। 8वां पॉइंट आपका आता है कक्षा को छोटे समूह में विभक्त करके अंतःक्रिया तथा उत्तरदायित्व का अवसर प्रदान करना चाहिए। 9वां पॉइंट आता है
छात्रों को अनवरत रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छात्रों को अनवरत रूप से पृष्ठपोषण दिया जाना चाहिए। छात्रों को अनवरत रूप से पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट आता है इसी क्रम में कि कक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव छात्र छात्राओं के साथ ना किया जाए। किसी भी प्रकार से किसी भी छात्र छात्रा को उसके भेदभाव करना सही नहीं है। अब हम लोग जानेंगे क्लासरूम डायनेमिक, कक्ष गत्यात्मकता। व्यक्ति जब समूह में होता है तो उसका व्यवहार उसके व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न होता है। समूह में सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर सोचते हैं, अनुभव और व्यवहार करते हैं, लेकिन समूह का सम्मिलित रूप में सोचना, अनुभव करना और व्यवहार करना समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से सोचने, अनुभव करने व व्यवहार करने के ढंग से बिल्कुल भिन्न होता है। समूह गत्यात्मकता का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1930 में हुआ। कुर्ट लेविन ने इसे सर्वप्रथम यह नाम दिया। विद्यालय में भी छात्र समूह के रूप में व्यवहार करते हैं। अध्यापक की प्रत्येक क्रिया से कोई न कोई प्रक्रिया शुरू होती है। यह उसकी गत्यात्मकता का परिचायक है। इस गत्यात्मकता का प्रभाव विद्यार्थियों के बौद्धिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। इसके अलावा अध्यापक एवं छात्रों की अंतःक्रिया से संप्रेषण कौशल और अधिगम स्तर भी प्रभावित होते हैं। कक्षा गत्यात्मकता का अर्थ कक्षागत स्थिति में होने वाली समस्त अंतःक्रियाओं के अध्ययन से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।